हेलो गाइस, दिस इज सनी गुलवे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। अकाउंटिंग के अंदर जो 3 स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें से हमने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट देख लिया है। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी अपने जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो ये एक ब्रॉड व्यू है बैलेंस शीट का, जिसमें मैंने बताया था 2 साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। पर ये डिटेल में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि इनकम स्टेटमेंट हमेशा किसी एक पीरियड के लिए बनता है। जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको पीरियड बताना पड़ता है कि इससे इसके बीच में हम बना रहे हैं। जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट वो 1 साल के लिए बनता है, बट बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि इनकम स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तब हम सबमिट करते टाइम हम आगे के जो पेजेस होते हैं इंट्रोडक्शन के, उसमें हम लिखते हैं कि भाई ये इनकम स्टेटमेंट कौन सी डेट के बीच में बनाया हुआ है, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। मतलब जो अभी जो साल चल रहा है उसकी जब बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 में बनेगी तो उसमें ऐसा लिखा होगा। बट जब बैलेंस शीट हम लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि भाई ये बैलेंस शीट पोजीशन है एज ऑन 31 मार्च 2020। हालांकि इसमें भी हम पीरियड तो लेते ही हैं 1 अप्रैल से, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है। इनकम स्टेटमेंट 1 साल का अगर कोई आप पकड़े, फाइनेंशियल ईयर मान लो 1920, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा बाकी के सालों से। बट बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो हमेशा फ्लो बेसिस पे बनती है। फ्लो बेसिस मतलब अगर आप मान लो ये साल की बैलेंस शीट आप कब प्रिपेयर करेंगे, 31 मार्च 2021, तो उस दिन की जो बैलेंस शीट है वो डिपेंड करेगी आगे वाली बैलेंस शीट पे, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2020। अगर 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, मतलब आपका बिजनेस काफ़ी सालों से चल रहा है और आप हर साल बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट एज ऑन 2020 बैलेंस शीट नहीं है, तो अभी की बैलेंस शीट बनना भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो होता है इनकम स्टेटमेंट, ये किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है और बैलेंस शीट हमेशा फ्लो बेसिस पे बनती है। ये फ्लो बेसिस इन द सेंस वो कंटिन्यूस बेसिस पे बनती है। आप किसी भी एक साल को बीच में से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि क्यों ज़रूरी है आगे की बैलेंस शीट हमारे पास होना। जैसे 31 मार्च 2020 ये साल जब ख़त्म हुआ तब कंपनी के पास कोई मान लो रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है, तो फॉर एग्जांपल वो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, तो वो उसके लिए उस साल की क्लोजिंग इन्वेंटरी हो गई। बट जब नया साल शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, तो वही 1 लाख की जो इन्वेंटरी थी क्लोजिंग जो लास्ट ईयर की, वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हर एक आइटम जो है जो कि रिप्रेजेंट की जाती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो आगे वाली बैलेंस शीट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैलेंस शीट कभी भी आप देखोगे किसी कंपनी की तो वो एज ऑन डेट पिक्चर होगा उसका, है ना। मान लो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च है, मैंने जैसे अभी बोला 1 लाख रुपीज़ है, बट ड्यूरिंग द ईयर वो तो कुछ भी हो सकती है ना। मान लो सितंबर में वो 5 लाख थी, दिसंबर में 10 लाख हो गई, फरवरी में 15 लाख हो गई, पर बट जब मार्च आया तब वो एकदम से वो माल बिक गया तो इन्वेंट्री कम हो गई, 1 लाख हो गई, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं एज ऑन एनी डेट, तो वो उसी डेट का पिक्चर होता है, ठीक है। विद इन द ईयर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बैलेंस शीट आइटम्स में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि बैलेंस शीट कभी भी 1 साल के लिए नहीं बनता। कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेके उसमें हर साल जो जो चेंजेस आते गए हैं बैलेंस शीट आइटम्स में,
उसका एक्यूमुलेटेड पिक्चर हमें किसी एक डेट को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि बैलेंस शीट फ्लो बेसिस पे बनती नहीं है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए, और वो किसी एक डेट पे जो कंपनी के बैलेंस शीट का पिक्चर है वो दिखाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही पिक्चर पूरे साल ऐसा ही हो, वो चेंज होते रहता है। एंड ऑन दी अदर साइड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली हर एक साल के लिए बनता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बना और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बना, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। एक मान लो नेक्स्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का इनकम स्टेटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। नाउ कुछ लोगों ने ये एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जो आगे के लेक्चर्स में सिनोनिमसली बोल रहा था सारे टर्म्स, ओनर, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर, तो किसी ने पूछा था कि भाई इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो एक ही लोग होते हैं और वो है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं। प्रमोटर जो होते हैं वो उसका ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रमोटर जो होते हैं जो कि कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, वो कंपनी के शेयर उन्होंने भी खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, अब मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने कंपनी स्टार्ट की वही कंपनी का प्रमोटर रहेगा। मोस्टली यही होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई XYZ कंपनी है, उसको 2 प्रमोटर ने स्टार्ट की, ठीक है, उन्होंने अंदर कैपिटल डाला था, फिर कुछ सालों बाद मान लो वो दोनों अपना पैसा लेके कंपनी किसी और को सौंप के चले गए। ठीक है, तो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनका इंटरेस्ट था पहले, बाद में फिर वो खाली वो पैसा अपना मतलब प्रॉफिट कमाने आए थे। उन्होंने देख लिया कि भाई हमारा प्रॉफिट निकल गया है, हमें इंटरेस्ट नहीं है ये कंपनी चलाने में, तो किसी और को देके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब से वो प्रमोटर हो जाएंगे जो नए जिन्होंने ये कंपनी हाथ में ली है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत बड़े बड़े नाम है, रिलायंस, टाटा, बिरला, तो उसमें से फॉर एग्जांपल रतन टाटा जिनकी इमेज बहुत अच्छी है, तो कोई कंपनी जो है वो रतन टाटा जी को बोल सकती है कि भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है, आप इसमें शेयर खरीदिए ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई हमारी कंपनी ट्रस्ट करने लायक है। क्योंकि अगर रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो ट्रस्ट करने लायक हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, रतन टाटा जी ने ये कंपनी के शेयर लिए, तो वो भी एक तरीके से इस कंपनी को प्रमोट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ओनर्स शेयर होल्डर्स ही होते हैं, प्रमोटर उसके पार्ट होते हैं। और हमने जो मेरे सेबी की जो आगे वाली सीरीज़ है उसमें हमने देखा था कि जब सेबी के नियम बनते हैं फॉर पब्लिक कंपनीज, उसमें प्रमोटर के लिए खाली थोड़े नियम अलग होते हैं। ठीक है, बाकी वो शेयर होल्डर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है, कंपनी के अंदर भी 2 चीज़ें होती है। एक तो होते हैं ओनर्स जो कि मैंने अभी बोला शेयर होल्डर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं मैनेजमेंट जो कि कंपनी चलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब कंपनी के अंदर जो डिसीजन लेना है, जो पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे कंपनी काम करेगी, ये एक फ्रेमवर्क बनाना है, वो ये सब डिसाइड करते हैं ओनर्स लोग। ठीक है, मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करते हैं बट सजेशन दे सकते हैं ओनर्स को कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, बट फाइनल अथॉरिटी किसकी है, ओनर्स की है। ठीक है, तो अब मान लो कोई एक डिसीजन लेना है कंपनी के लिए, तो शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेने के लिए मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। बट कंपनी के तो हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो क्या सबको यहाँ पे बुला के मीटिंग करवाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें 50 शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा डाला है, तो वो एक हॉल में सबको बुला के मीटिंग करवा सकते हैं। बट जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो तो वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि पूरे शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी के अंदर। उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर हैं मार्केट में वो अपने आप में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि कंट्री के लिए जब डिसीजन लेना हो तो सारे लोग मिलके मीटिंग करें और डिसीजन ले। तो अपने 130 करोड़ की जनता में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए हम इलेक्शंस में क्या करते हैं, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो एक जगह पे जाके बैठेंगे और हमारे हित के लिए ही डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ नियम होते हैं कि भाई 2/3 जो है वो शेयर होल्डर चूज करेंगे, बाकी 1/3 अलग तरीके से। बट वो डिटेल में अभी नहीं जाना है कि भाई कौन कितने डायरेक्टर्स चूज करेगा। बट फिलहाल के लिए जो आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो सकता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और वही शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के अंदर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इनका जो भी पैसा है वो किसका पार्ट होगा, इक्विटी का। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम एक एक करके हर एक हेड को हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला इक्विटी। तो ओनर्स का या शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा होगा वो सारा पैसा इक्विटी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाय द वे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ये लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक हेड के अंदर कौन सी चीज़ें आ सकती है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसका अभी मैं वैल्यू कैसे निकालना है वो भी नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको आइटम्स बता रहा हूँ जो कि बैलेंस शीट में आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आएगी, शेयर कैपिटल। मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कैसे हम निकालते हैं, जितने भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है इनटू फेस वैल्यू। जब कंपनी ने आईपीओ इशू किया होगा तब वो शेयर का फेस वैल्यू निर्धारित किया होगा, जैसे जनरली 10 रुपये हम लेते हैं। ठीक है, तो वो 10 रुपये इंटू जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं मार्केट में वो हो गया कंपनी का शेयर कैपिटल। ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि कंपनी ने अगर फेस वैल्यू 10 रुपये रखा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 10 रुपये पे ही बिकेगा। कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके हिसाब से लोग कंपनी की वैल्यू ज़्यादा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी की शेयर की वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना इसका वैल्यूएशन है आज की तारीख में। तो मान लो 50 रुपये वो प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 50 रुपये है। तो ये 10 रुपये की जो फेस वैल्यू थी और 50 रुपये की जो इश्यू प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 40 रुपया। तो ये 40 रुपया क्या हुआ, ये कंपनी के लिए प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो वो पैसा जो है 40 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो सकती है। तीसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब ये 31 मार्च को ये बैलेंस शीट बना है। तो मान लेते हैं 31 मार्च से पहले कंपनियों ने आईपीओ लॉन्च किया और लोगों ने क्या किया, पैसा कंपनी को दे दिया। जैसे आप मैंने आईपीओ प्रोसेस में मैंने बताया हुआ है कि भाई जब आप शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक थोड़े टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है और वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपको शेयर नहीं मिले हैं, वो फाइनल जब अलॉटमेंट होगा तब आपको शेयर मिलेंगे। तो ये 31 मार्च को कंपनी की सिचुएशन क्या है कि लोगों के पास से पैसा आके एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है, बट मतलब ये अब कंपनी के पास ही हो गया, बट अभी उनको शेयर्स देना बाकी है। ठीक है, तो ऐसा पैसा जो कंपनी जो शेयर इशू करने जा रही है उसका पैसा आके पड़ा है पर अभी शेयर देना बाकी है, तो उसको किस अकाउंट के अंदर लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, देन एक और हेड आएगा इक्विटी के अंदर, वो है कैपिटल रिजर्व। तो मैंने इनकम स्टेटमेंट वाले पार्ट में आपको बताया था कि कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा अपने शेयर होल्डर में बांट दे।
अगर कंपनी के दिमाग में अगर कोई एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए वो पैसा बचा के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट का पैसा होगा, मान लो उसमें से थोड़ा डिविडेंड दे भी दिया, तो भी जो बचा हुआ पैसा होगा वो कंपनी कहाँ डालेगी, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में डाला, इसका मतलब लोगों को इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई कंपनी फ्यूचर के लिए पैसा जमा कर रही है। बट अगर मान लो कंपनी का कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, पर फिर भी कंपनी को अभी इतना डिविडेंड नहीं देना है लोगों को, और फिर पैसा जमा करके रखना है कंपनी के पास ही, तो उसको कहाँ पे डाल देंगे, जनरल रिजर्व में, ठीक है। हमने देखा था P&L में कि जब फाइनल प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसमें से क्या करती है कंपनी, थोड़ा डिविडेंड अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और पहले तो ये भी होता था कि डिविडेंड जब देती है कंपनी तो उसके साथ डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है, तो वो सब निकाल के जो रिटेन्ड प्रॉफिट बचा वो अगर फ्यूचर के लिए यूज़ करना है तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, अदरवाइज ये जो सारा प्रॉफिट का पैसा है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जनरल रिजर्व में, ठीक है। अब एक अलग से भी अकाउंट बना सकती है कंपनी, सरप्लस अकाउंट, बट ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों, क्योंकि मान लो जो भी प्रॉफिट बचा कंपनी के पास, अभी डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, खाली कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट सारा यहाँ पे सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। फिर उसमें से कंपनी माइनस करेगी डिविडेंड, ठीक है, उतना पैसा शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। फिर जो प्रॉफिट बचा, ठीक है, वो फिर ट्रांसफ़र वहीं पे करेगी जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो ये अकाउंट ऐड करने से एक प्रोसेस बढ़ गई, बट फिर भी कंपनीज कुछ ऐसा करती हैं, क्योंकि अगर डिविडेंड डिसीजन फाइनल नहीं लेना हो, कि भाई फाइनल नहीं हुआ हो कि भाई इस बार डिविडेंड देना है कि नहीं, तो इसके लिए तब तक वो सरप्लस अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ हो। फिर जो डिविडेंड अगर ऐसा डिसीजन आया कि भाई चलो दे देते हैं, तो फिर उतना डिविडेंड का पार्ट निकाल के जो पैसा बचा वो फिर वापस कहाँ डाल देते हैं, जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर मोटा मोटी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं एक जनरली जो बैलेंस शीट्स में आइटम्स आती हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आ सकती है आइटम, बट जब मैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन पढ़ेंगे, जैसे फिक्स असेट का अलग से होगा, शेयर्स का अलग से होगा, डेप्रिसिएशन का, तो उसमें और भी कुछ एक दो चीज़ें ऐड होंगी बैलेंस शीट के अंदर, बट वो अभी मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इन जनरल जो चीज़ें आती है सारी बैलेंस शीट में, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, ठीक है। कंपनी के जो असेट्स होते हैं वो हम ऑन बुक्स क्या करते हैं, हर साल डेप्रिशिएट करते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त चल रही हो और वो मशीन जो है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसके बदले एक्चुअली में मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ रही हो, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद कंपनी फिर से वो असेट को रीवैल्यू करती है, ठीक है। तो वो सारा जो रीवैल्यूएशन से जो एक्चुअली में कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आया ऑन पेपर, वो यहाँ पे डालती है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, वो हम जब उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। नाउ दूसरा पॉइंट था इक्विटी के बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये सब चीज़ें आती है उसमें। अगर बैंक से टर्म लोन लिए हैं 5, 7, 10 साल के, वो आएंगे। अगर बॉन्ड्स इशू किए हैं 10, 12, 15, 20 साल के कंपनी ने, वो आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। अब ये इक्विटी और डेट, इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी मेरे आगे की वीडियोस में बता चुका हूँ, उसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर भी समझाया हुआ है। ये एक्चुअली इक्विटी और जो डेट है उसके बीच का एक रास्ता है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी इशू करती है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं लोगों को और वो 12 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाले हैं, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ले लेंगे। अगर वो प्रेफरेंस शेयर मान लो 12 साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी वाले हैं, तो उसको हम फिर कहाँ डालेंगे, उसको हम इक्विटी में ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है,
बट वो 12 साल से ऊपर के प्रेफरेंस शेयर है तो वो उसका जो पैसा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट जनरली कंपनीज 12 साल से कम के लिए ही प्रेफरेंस शेयर देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। नाउ लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन लोन्स फ्रॉम अदर कंपनीज, उनसे रिलेटेड अगर कोई कंपनी है जो उनको पैसा दे रही है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका पैसा भी आएगा। फिर प्रोविजंस, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बहुत टाइम बाद कोई कुछ पैसा देना होता है कंपनी को, किस फॉर्म में, ग्रेचुइटी के फॉर्म में, पीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे जो पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में देने हैं, लॉन्ग टर्म में देने हैं, वो भी कंपनी की लायबिलिटी ही है एक तरीके से, ठीक है। तो वो पैसा कंपनी कहाँ पे लिखती है, अपने प्रोविजंस में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, बट वो हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, वो अलग से समझेंगे। देन तीसरा पार्ट है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। इसके अंदर कौन सी चीज़ आएगी, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो कंपनी को विद इन 1 ईयर उनको पे करनी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, मैंने आगे के अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जनरली 2 टाइप की लोन लेती है कंपनी। लॉन्ग टर्म लोन लेती है फिक्स असेट्स के लिए, मशीनरी, बिल्डिंग, उसके लिए, बट अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए बैंक्स क्या देती है, वर्किंग कैपिटल लोन्स। देन अगर कंपनी को बैंक से नहीं लेना है पैसा या तो बैंक से मिल नहीं रहा है तो और एक ऑप्शन है कंपनी के लिए, जैसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इश्यू करती है वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए क्या इश्यू करती है, कमर्शियल पेपर। ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, बॉन्ड है, शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कमर्शियल पेपर है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो आगे की जो सीरीज थी सेबी की उसमें मैं ये सब कुछ समझा चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर भी इसके जैसा ही है, वर्किंग कैपिटल लोन जैसा। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उनको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, और थोड़े टाइम में उनको पैसा लौटा भी देती है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कंपनीज, ये सब आ सकता है। उसके अलावा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब माल कंपनी ने किसी से उधार पे लिया हुआ है, मान लो रॉ मटेरियल, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया कंपनी का, तो उसको भी कंपनी को पैसा तो देना ही है बाद में, ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। माल आज लिया, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर वो कंपनी उसको पैसा लौटा देगी। तो वो ऐसा पैसा जो जिसके लिए मतलब माल लिया हुआ है किसी क्रेडिटर से बट उसको पैसा देना बाकी है, तो वो सब कंपनी यहाँ पे लिखेंगी, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, मतलब तुम्हें किसी को माल बेचना है, कोई कस्टमर आपका रेडी है माल खरीदने के लिए बट आपके पास अभी फिनिश गुड तैयार नहीं है, ठीक है, बट वो कस्टमर बुकिंग करवा के जाता है कि भाई एक काम करो, मेरा पैसा आप रख लो एडवांस पेमेंट, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए, फिनिश गुड तैयार हो जाए तो सबसे पहले मेरे को दे देना, ठीक है। तो ये हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो कि फिनिश गुड्स के लिए होता है, ठीक है। देन टैक्सेस पेएबल, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कैसे लायबिलिटी हुई, उसने पैसा ऑलरेडी आपको दे दिया है, बराबर, अभी आपको फिनिश गुड देना बाकी है, तो वो पैसा फिलहाल के लिए आपकी लायबिलिटी हुई, ठीक है। अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, फिनिश गुड नहीं दे पाए तो, ठीक है, तो वो ये आपकी लायबिलिटी में आता है। देन टैक्सेस पेएबल, टैक्सेस अक्रू हो चुके हैं, सरकार ने बोल दिया है कि भाई आपको इस तारीख को ये टैक्स आपका लग चुका है आपके ऊपर, बट आपको अभी पे करना बाकी है, तो वो टैक्सेस आएंगे। देन ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स फी, उन्होंने अपना सर्विस दे दिया है आपको बट फिर भी आपको पैसा उनको चुकाना बाकी है वो। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी में ऐसे सारे एक्सपेंस आएंगे जो अक्रू हो चुके हैं बट पे करना बाकी है। अक्रू का मतलब क्या होता है, सामने वाले ने बिल बना दिया है आज की तारीख में, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च को, उसके पहले आपके पास सारे बिल आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, लेबर वेजेस, उसका तो बिल नहीं आता बट वो अक्रू हो चुके हैं, मतलब लोगों को
देना, मतलब जो लायबिलिटी है वो खड़ी हो चुकी है। इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, एम्प्लॉय सैलरी, बोनस, रेंट, ऑफिस सप्लाई एक्सेट्रा जो भी है सबका जो लायबिलिटी है वो एज ऑन डेट 31 मार्च को खड़ी हो चुकी है, बट आपको अभी उसको पे करना बाकी है। ठीक है, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो एक्रू हो चुके हैं बट आपने अभी पे नहीं किए हैं वो सारे, और जो कि करंट नेचर के हैं, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में पे कर देना है, तो वो सारे कहाँ पे लिखे जाएंगे? करंट लायबिलिटी में। ठीक है, नाउ फिक्स असेट्स। लैंड इफ ओन्ड, मतलब अगर जमीन कंपनी के नाम पे है, खुद के कंपनी के नाम पे, तो फिर वो फिक्स असेट में दिखाएगी। अदरवाइज अगर खुद कंपनी के नाम पे नहीं है तो कंपनी ने क्या होगा, रेंट पे लिया होगा। ठीक है, तो उस केस में वो फिक्स असेट में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी लगा है, सारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस जो लगे हैं, ठीक है, अंदर जो फर्नीचर फिक्सचर किया हुआ है, फिर कंपनी के काम से अगर व्हीकल्स रखे हुए हैं, कंपनी के जो ऑफिस इक्विपमेंट्स है, एसी, टीवी, फ्रिज जो भी लगा हुआ है, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के फिक्स असेट में आएंगी। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें क्या हैं? एक है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जैसे यहाँ पे हमने बात की बिल्डिंग, तो जितनी बिल्डिंग कंपनी के पास है वो सारी फिक्स एसेट में आ गई। बट मान लो कंपनी नई बिल्डिंग बना रही है, उसका काम चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ही उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अपन मान लो 3 माले 4 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें से 2 माले बन चुके हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ तो वैल्यू निकल रही होगी। ठीक है, तो वो जितना काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उतनी वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है और कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का है, मतलब फिक्स एसेट के नेचर का है, तो उसका जितना काम खत्म हुआ है उतने की वैल्यू हम यहाँ पे फिक्स एसेट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब कंपनी का गुडविल हो सकता है, कंपनी की ब्रांड इमेज हो सकती है, कंपनी ने अगर ऐसा कोई पेटेंट करवाया हुआ है वो भी उसके अंदर आ सकता है। उसके अलावा कंपनी मान लो फार्मास्यूटिकल है और वो कोई एक ऐसा उन्होंने जो ड्रग बनाया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब एक अच्छा इनोवेशन किया हुआ है और वो उसी के नाम पे उसने करवाया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनटेंजिबल एसेट में आएंगी। अब ये इनटेंजिबल एसेट वो तो हम डिटेल में देखेंगे जब एसेट हम पढ़ेंगे कि भाई इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब कोई कंपनी की ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है कंपनी, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये सारा जो वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वो भी हम जब असेट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि फिक्स असेट के अंदर इंटेंजिबल असेट्स भी आएंगे। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। असेट का मतलब क्या होता है? जो आपके लिए अभी इनकम जनरेट कर रहा हो या फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स। आज तक ऐसा प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च नहीं किया है, ये एक नए प्रकार का ही प्रोडक्ट है जो कि लोगों को बहुत काम आ सकता है। ठीक है, अब मान लो बहुत सारी कंपनियां एक साथ इसको लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, टाटा है, बिरला है, अंबानी लोग हैं, उसके साथ 4-5 और कंपनियां हैं वो इसको लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पहले मार्केट में आया हुआ ही नहीं है और अगर आपको किसी एक फर्म को चूज करना है कि भाई मैं किसका प्रोडक्ट लूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग किसका प्रोडक्ट चूज करेंगे? जिसके पुराने प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहे हों। ठीक है, या तो ओवरऑल कंपनी की इमेज ऐसी हो कि वो किसी को चीट नहीं करती। ठीक है, इसलिए मोस्टली आप देखोगे कि जो सबसे ट्रस्टेड कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल टाटा, तो वो नया प्रोडक्ट वो उसी से खरीदना लोग पसंद करेंगे, क्योंकि
प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये तो मैं ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल आपको कुछ यूटिलिटी उसकी पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब किसी ने आपको डिटेल में प्रोडक्ट नहीं समझाया है, आपको फाइनल उसका यूज़ पता है खाली, ठीक है। तो आप किससे लोगे? टाटा से, क्योंकि आपको एक इतना तो विश्वास है कि भाई ये ऐसी कंपनी है जो कि जनरली अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करती है, ठीक है। या तो प्रोडक्ट लेके मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, जो भी मेरी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कंपनी है टाटा या जो ट्रस्ट है, उसने बहुत टाइम से अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है, और उसी की वजह से आज की तारीख में उसको वो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें जो कंपनी को आज की तारीख में या तो फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स देने वाली है, वो सारी असेट्स में आएगी। अब ये जो ट्रस्ट है लोगों का ये कंपनी के ऊपर, ये तो कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, ये इंटेंजिबल है, तो इसलिए वो कहाँ पे क्लासीफाई होगा? इंटेंजिबल असेट में, ठीक है। नाउ ये इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट मतलब मान लो कंपनी कोई एक सॉफ्टवेयर अभी तैयार कर रही है जो कि एक बहुत ही अलग इनोवेशन होने वाला है, नई कोई चीज़ लाने वाले हैं, ठीक है। या तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बहुत ही एक नया ज़बरदस्त ड्रग बना रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही असरकारक होने वाला है वो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस होने वाले हैं, बट ये अभी हुए नहीं है। जैसे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई बिल्डिंग अभी बन रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो वो नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं वो अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, वो फाइनल हुई नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी अगर कोई आप वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो कहाँ पे लिखेंगे? इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने यहाँ पे रेड क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट में दो वर्ड सुने थे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। मतलब कोई भी अगर असेट है फिक्स नेचर का या लॉन्ग टर्म नेचर का, तो उसकी वैल्यू जो कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नाम देते हैं। तो अगर वो चीज़ टेंजिबल है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर वो चीज़ इनटेंजिबल है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अमोर्टाइजेशन, ठीक है। दोनों है चीज़ सेम ही, खाली नाम अलग अलग है। देन नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? कंपनी ने अगर 5, 7, 10 साल के लिए किसी शेयर, बॉन्ड या कोई अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आएगा। फिर किसी और कंपनी को या किसी व्यक्ति को या किसी भी एंटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हुआ है, वो आएगा। फिर अगर एफडी करवा रखी है बहुत लंबे टाइम के लिए, वो आएगा। फिर अदर डिपॉजिट, जैसे अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना हो तो डिपॉजिट देना पड़ता है, टेलीफोन कनेक्शन लेना हो तो डिपॉजिट देना पड़ता है, ये भी लंबे टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो एफडी एंड अदर डिपॉजिट, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं बट वो फिक्स असेट में नहीं आ रहे हैं, वो सारे असेट्स कहाँ पे आएंगे? अदर लॉन्ग टर्म असेट्स में। इसके अलावा जैसे मैंने आगे बताया, एक चीज़ होती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो मैंने नहीं समझाया था, यहाँ पे भी आ सकता है डिफर्ड टैक्स असेट, बट उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे करंट लायबिलिटी था वैसे ही करंट असेट होता है। करंट असेट मतलब कौन से? जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के असेट हो, मतलब कि इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, तीनों टाइप की इन्वेंट्री आ गई। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकते हैं। डेटर्स, बुक डेट्स, ये क्या होते हैं? कंपनी ने किसी को माल बेच दिया है बट उससे अभी पैसा आना बाकी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो 4-5 साल में देने वाला है, वो कुछ ही महीनों में देने वाला है पैसा, इसलिए उसको कहाँ पे रखा है? शॉर्ट टर्म या करंट असेट्स में। फिर एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, जैसे हमने करंट लायबिलिटी में बात की थी, एक मिनट, यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर तुमको पहले से ही पैसे दे के जा रहा है और बोल रहा है जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाए तब दे देना, ठीक है। ये यहाँ पे वैसा ही है करंट एसेट में। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर मतलब अभी आप सप्लायर को एडवांस में पैसा दे रहे हैं, आप सप्लायर को बोल रहे हैं कि भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए है, ठीक है। सप्लायर बोलता है अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो आप उसको ऑलरेडी एडवांस दे देते हो कि भाई तुम्हारा रॉ मटेरियल जब भी आ जाए पहले मेरे को दे देना, ठीक है।
तो वो तुम्हारा असेट हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने जो एडवांस पे करके रखा है, अगर सामने वाला माल नहीं दे पाया रॉ मटेरियल, तो उसको आपको पैसे वो वापस करना पड़ेंगे। ठीक है। देन कैश एंड बैंक बैलेंस, कंपनी के हाथ में जो कैश पड़ा है या तो अपने बैंक अकाउंट में, जो भी करंट सेविंग अकाउंट में जो कि कंपनी के नाम पे है बैंक अकाउंट, उसमें जो पैसा पड़ा है वो सारा करंट एसेट में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, किसी भी कंपनी या व्यक्ति को शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन दिया है वो आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी ने कहीं पे पैसा, मान लो 6 महीने का एफडी रखा है तो वो भी आ सकता है। ठीक है। फिर टैक्सेस पेड इन एडवांस, टैक्सेस अभी अक्रू नहीं हुए हैं बट फिर भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया है पैसा, वो आएगा। देन उसके अलावा जो भी अदर करंट एसेट, यहाँ पे करंट लायबिलिटी का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कि आपने भर दिए हैं, पे कर दिए हैं, बट अभी अक्रू ही नहीं हुए हैं। ठीक है। मान लो 31 मार्च को आपका रेंट का आपके पास वो पेपर आता है कि भाई आपको अब ये महीने का रेंट बना है, बट मान लो आपने फरवरी में ही वो मार्च का पेमेंट कर दिया है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, अभी वो अक्रू नहीं हुआ है, मतलब वो लायबिलिटी अभी खड़ी ही नहीं हुई है, उसके पहले आपने वो पैसा दे दिया है। ठीक है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंस, ये तो खाली मैंने टाइप्स लिखे हैं जो कि वहाँ पे लिखे थे करंट लायबिलिटी में, बट ऐसे जो भी एक्सपेंसेस जो भी अक्रू नहीं हुए हैं बट फिर भी आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, ठीक है, वो सारे कहाँ पे आएंगे, करंट एसेट में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने खाली बैलेंस शीट आइटम्स दिखाए हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा मतलब मैंने मोटा मोटी सारे कवर कर लिए हैं, जो 2-4 छूट गए हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरी चीज़ें देखेंगे तो उसमें आएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने इसका वैल्यूएशन क्या होगा वो भी नहीं बताया है। ठीक है। फिक्स असेट मैंने बोला है कि फिक्स असेट में बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा। ठीक है। बट वो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी वो अभी मैंने नहीं बताया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाली बैलेंस शीट के हेड्स के अंदर कौन से नाम आते हैं वो दिखाए हैं, उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी उसके लिए भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।